हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के पिछले लेक्चर में हमने क्लास बेसिलर ऑफ आईसी का मेंबर नेविकुला को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसको जैसे कॉमनली डायटम्स कहते हैं। बेसिलर ऑफ आईसी के मेंबर को कॉमनली डायटम्स कहते हैं। और जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल है वो है नेविकुला। जो हमें टाइप स्टडी पढ़नी है वो नेविकुला की पढ़नी है। तो उसको क्लासीफाई किया, उसकी अकुरेंस के बारे में बताया, उसके थैरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया और थैरस स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसका जो बॉडी होती है, थैलस होता है, वो फेस्ट्यूल से मिलकर बना होता है, जो दो प्रकार के वाल्व से मिलकर बना होता है, हाइपोथीका एंड इपीथीका। और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि अगर हम इसका वाल्व व्यू देखें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और दूसरा व्यू उसका गर्डिल व्यू होता है। यदि हम गर्डिल व्यू के बारे में बात करें तो गर्डिल व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा, इपीथीका ऊपर की ओर और हाइपोथीका नीचे की ओर। दो व्यूज़ होते हैं। उसका जो गर्डिल व्यू होता है, गर्डिल व्यू में जो ये दिखाई दे रहा है हमें ऊपर वाला, ये इपीथीका दिखाई दे रहा है जो इस हाइपोथीका को कवर किए हुए है। अंदर हमें न्यूक्लियस, रैफी, साइटोप्लाज्म, बाकी जो सेल में कंटेंट्स होते हैं रैफी दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका गर्डिल व्यू कहलाता है, जिसमें हाइपोथीका और इपीथीका क्लियर दिखाएं। वाल व्यू में केवल रैफी दिखाई देती है, नोड्यूल्स दिखाई देते हैं। तो ये इसका गर्डिल व्यू और वाल व्यू का स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। जो नेविकुला है इसमें रिप्रोडक्शन तीन प्रकार से होता है। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न द्वारा होता है। तो उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो सेल के डिवीज़न के द्वारा होगा। डायटम्स में रिप्रोडक्शन का एक ही सामान्य कॉमन मेथड है। सेल डिवीज़न के समय सेल के प्रोटोप्लाज्म की मात्रा में थोड़ी वृद्धि होती है, वो ग्रो करता है, थोड़ी मात्रा उसकी ग्रोथ होती है और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप सेल के जो दोनों थीका होते हैं, फेस्ट्यूल के दोनों पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होने। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है उसका तो दोनों जो पार्ट हैं एपीथीका हाइपोथीका वो अलग होने लगते हैं। अब इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके पश्चात सेल का प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। डिवीज़न हुआ, माइटोसिस डिवीज़न हुआ और सेल का जो टोटल प्रोटोप्लाज्म था दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दोनों डॉटर, और इस प्रकार जो दोनों डॉटर प्लाज्म हैं तो एक प्लाज्म के साथ तो हाइपोथीका लगा रहता है, यानी कि जो एक प्लाज्म है वो हाइपोथीका से कवर्ड होता है और दूसरा वाला प्लाज्म जो है वो इपीथीका से कवर्ड होता है, यानी कि एक साइड उसकी फ्री होती है और एक साइड कवर्ड होती है। अतः दोनों प्लाज्म की एक एक साइड नेकेड होती है। मदर सेल के दोनों थीका डॉटर सेल के इपीथीका का निर्माण करते हैं, यानी कि जो दोनों भी थीका हैं वो इपीथीका बनेंगे। मतलब जैसे एक फेस्ट्यूल था उसके दोनों थीका अलग हुए, एक हाइपो था एक इपीथीका था, लेकिन जो डॉटर सेल बनेंगी उन सबके वो दोनों जो पेरेंट वाले हैं, इपी है चाहे हाइपो हैं, वो दोनों ही इपीथीका की तरह कार्य करेंगे। इस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा प्रत्येक नई जनरेशन में सेल्स के आकार में निरंतर कमी होती रहती है। ग्रेजुअल डिक्रीशन होता रहता है, उसका जो साइज़ है वो कम होता रहेगा, क्योंकि इपीथीका के अंदर, हाइपोथीका के अंदर इपीथीका बनेगा और वो साइज रिड्यूस करता रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हम फर्स्ट केस देखेंगे। पहला एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है एक इपीथीका एक हाइपोथीका है, और जैसे ही ये दोनों अलग हो जाते हैं, जैसे हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया तो ये दोनों ब्लैक कलर से दिखा दिए। ये तो इसका हाइपोथीका था और ये इसका इपीथीका था। ये वाला तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था ये इसका, ये वाला इसका इपीथीका है और ये वाला हाइपोथीका। लेकिन जब जो दूसरे प्रोटोप्लाज्म बनते हैं तो उसके नीचे ही बनते हैं। जैसे ये वाला इपीथीका है, इसके नीचे हाइपोथीका बना। ये एक्चुअल में किसी पेरेंट सेल का तो इपीथीका था, लेकिन जो नई सेल बन रही है उसका हाइपोथीका की तरह, उसके जो नई सेल बन रही है उसके इपीथीका की तरह काम करेगा। और वैसे एक्चुअल में इस सेल का ये हाइपोथीका था।
इस प्रकार डिवीज़न होते रहते हैं। ये दो इसके दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, नए बने वो रेड कलर से दिखाए गए हैं, ये दोनों रेड कलर से दिखाए गए हैं। इस प्रकार नेक्स्ट जनरेशन में डिवीज़न होते रहते हैं, एक सेल नेकेड होती रहती है और क्योंकि और साइज में रिडक्शन होता रहता है। इस प्रकार बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, उनके साइज़ में डिक्रीजमेंट होता रहता है और बाद में ये जो आकार में कमी है वो अपनी फुलफ़िल होकर एक पेरेंट सेल की तरह एक काम करने लगते हैं। जिसको डायग्रामेटिक्स है ये ब्लू दो कलर से डिफ्रेंशिएट करते हुए इसको हाईलाइट किया गया है जिससे कि इसको क्लियर हो सके। ब्लैक ब्लू, ब्लैक इधर चला गया, ब्लू इधर चला गया, इस तरीके से नए बने ब्लैक वाले, ब्लू ये आ गया, ब्लैक ब्लू ये आ गया, रेड बने नए वाले, फिर रेड से अगले वाले को ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार जनरेशन बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होगा, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होगा। तो सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्सोस्पोर द्वारा होता है। एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स हम इसे ऑक्सोस्पोर कह रहे हैं। क्या है ये देखो, देखते हैं आगे। एक्चुअली यह एक रिसोर्टेटिव प्रोसेस है। रीस्टोरेटिव प्रोसेस क्या बोलेंगे? रीस्टोरेटिव प्रोसेस, अपने यानी कि फिर से अपने आप को उस फॉर्म में लाना। ये एक प्रकार का ये रीस्टोरेटिव प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल डिवीजन के फलस्वरूप उत्पन्न छोटी सेल अपना साइज पुनः प्राप्त कर लेती हैं। जैसे अभी बताया था, वेजिटेटिव प्रोडक्शन में उनका साइज रिड्यूस होता जाता है और उस एक्चुअल साइज में प्राप्त करने का जो प्रोसेस है रीस्टोरेटिव प्रोसेस, वो ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पूरा होता है। द्वारा अपनी सेल्स अपना पुनः साइज प्राप्त कर लेती हैं। ऑक्सोस्पोर का निर्माण उन सेल्स द्वारा किया जाता है जिनका साइज कंटिन्यूसली स्मॉल होता रहता है। वही सेल आगे जाके ऑक्सोस्पोर्स का निर्माण करते हैं, जिसके स्पोर निर्माण के समय सोमेटिक सेल बहुत अधिक मात्रा में म्यूसिलेज उत्पन्न करती है। जब ऑक्सोस्पोर का निर्माण हो रहा होता है तो ये जो सेल हैं बहुत सारा म्यूसिलेज यानी कि जो स्लेस्मी पदार्थ है उसको उत्स्रावित करती हैं, जिसके कारण सेल्स के दोनों वॉल्व अलग हो जाते हैं। बस म्यूसिलेज के प्राइशर बढ़ने के कारण वॉल्यूम बढ़ता है, उसके कारण उसके जो वॉल्व हैं दोनों अलग हो जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म फ्री हो जाता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के साइज में वृद्धि होती है और इसके चारों तरफ सिलिका का एक नया आवरण बन जाता है जिसे हम पेरिजोनियम कहते हैं। तो नया आवरण बनने से हम पेरिजोनियम कहेंगे। पेरिजोनियम के अंदर दोनों थीका का निर्माण होता है। ये जो पेरिजोनियम है वो बाहर से कवरिंग है, उसके अंदर एपीथीका और हाइपोथीका दोनों का निर्माण होता है और इस प्रकार एक बड़ी सेल बन जाती है। जिसे मतलब जो सेल्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में छोटी होती चली गई थी, उसमें ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट होता जा रहा था, वो ऑक्सोस्पोर का निर्माण करती हैं। वही ऑक्सोस्पोर अपने जब फुल फॉर्म में आ जाता है, फुल साइज में आ जाता है, तो वो जो पेरेंट साइज है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नेविकुला का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डायटम्स की अधिकांश जातियां होमोथैलिक हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं वो साथ में ही बनते हैं, एक साथ ही बनते हैं। इसकी वेजिटेटिव सेल डिप्लॉयड होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस टाइप का होता है तथा रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो आइसोगेमीट्स हैं उन गेमेटिक फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से ऑक्सोस्पोर का निर्माण होता है। ऑक्सोस्पोर मतलब ऑक्सोस्पोर का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ। ऑक्सोस्पोर ही फिर पेरेंट सेल को बनाता है। तो अगर हम, और जो ऑक्सोस्पोर का निर्माण है वो डिफरेंट मेथड द्वारा हो सकता है। नेविकुला में जो मेथड है जिसके द्वारा ऑक्सोस्पोर का निर्माण होता है वो है कंजुगेशन। तो हम नेविकुला में जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंजुगेशन से। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सोस्पोर बाय कंजुगेशन, यह मेथड सेक्सुअल
यह मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उस समय होता है जब निरंतर सेल के डिवीजन के कारण सेल का साइज एक क्रिटिकल साइज से कम हो जाता है। इस प्रोसेस में स्मॉल साइज की दो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक जिलेटिनस आवरण द्वारा अपने आप को ढक लेती हैं। प्रत्येक सेल की डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इनमें से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाते हैं। इस प्रकार सेल में 2 हैप्लॉइड एक्टिव न्यूक्लियस रह जाते हैं और सेल्स बनी और प्रत्येक सेल का जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन से जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने जिसमें से 2 न्यूक्लियस तो डिजनरेट हो गए और 2 ही एक्टिव रहते हैं। तो इस प्रकार जो सेल में 2 एक्टिव हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रह जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सेल का प्रोटोप्लाज्म अब डिवाइड होकर 2 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट बना लेता है और जो सेल बची उस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है डिवाइड होकर 2 यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट बना लेता है और प्रत्येक सेगमेंट एक गैमीट के रूप में काम करेगा। क्योंकि ये गैमीट एंजाइम के रूप में काम कर रही है तो प्रत्येक सेल एक गैमीट के रूप में कार्य करेगा। प्रायः एक सेल के 2 गैमीट दूसरी सेल के दोनों गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बना लेते हैं। क्योंकि आइसोगेमी है तो एक सेल के जो दोनों गैमीट्स हैं दूसरी सेल के दोनों गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जाइगोट साइज में वृद्धि करके एक ऑक्जोस्पोर बना लेता है। जाइगोट बना, जाइगोट से ऑक्जोस्पोर का निर्माण हुआ और उसके चारों तरफ एक सिलिका की पेरिजोनियम विकसित हो जाती है और पेरिजोनियम के अंदर 2 वाल्व का निर्माण होता है जो एक तो इपिथीका की तरह कार्य करता है और दूसरा हाइपोथीका के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई नेविकुलर सेल का निर्माण होता है। दोनों मतलब एक फेस्ट्यूल का निर्माण होता है, दोनों थीका का निर्माण होता है।